हेलो दोस्तों। आओ इतिहास पढ़ो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सभ्यता की, प्राचीन सभ्यता की, हड़प्पा की सभ्यता। दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता की हम बात करें, इसके पहले एक बात को हम याद करते हैं। क्या याद करते हैं? यूरोपीय लोग जब अपने उपनिवेश को बढ़ा रहे थे तो उन लोगों ने एक नैरेटिव गढ़ा। नैरेटिव क्या था कि भाई केवल यूरोप के लोग ही सभ्य हैं और शेष दुनिया के लोग सभ्य नहीं। भारत के लोग सभ्य नहीं, एशिया के लोग सभ्य नहीं हैं और तमाम देशों के लोग सभ्य नहीं। इसलिए उन लोगों ने कहा कि हमारी जिम्मेवारी है कि हम जाकर वहां के लोगों को सभ्य बनाएं। अब हम बात करते हैं हड़प्पा की सभ्यता की। तो 1920 में इस सभ्यता की खोज हुई। कब खोज हुई? इस सभ्यता की खोज होती है 1920 ईस्वी में। और जब इसकी खोज हो जाती है तो अपने आप प्रमाणित हो जाता है कि भाई 2600 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व से हम इतने भव्य सभ्यता का विकास कर चुके थे। तो ये कहना सरासर अन्याय था कि भारत के लोग सभ्य नहीं है। ये अब हड़प्पा की सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा की सभ्यता दोस्तों दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता है और भारत के अब तक ज्ञात सभ्यताओं में सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। तो कहेंगे कि अब तक ज्ञात जो सभ्यताएं हैं उसमें अब तक ज्ञात का क्या मतलब है? 1920 ईस्वी के पूर्व हम हड़प्पा की सभ्यता के बारे में नहीं जानते थे। जब हम हड़प्पा की सभ्यता के बारे में नहीं जानते तो उस समय तो हमारे लिए वैदिक सभ्यता ही सबसे पुरानी सभ्यता थी। लेकिन 1920 के बाद हड़प्पा की सभ्यता की खोज हो जाती है। इसके तमाम साइट्स निकाल लिए जाते हैं, तमाम खुदाइयां होती है, उसके तमाम साक्ष्य मिल जाते हैं और प्रमाणित होता है कि यह एक भव्य सभ्यता थी जो सिंधु घाटी के में उदित हुई। तो अब तक कहने का मतलब है कि अगर इसके बाद आगे आने वाले समय में हमें इससे भी पुरानी सभ्यता अगर पता लग जाती है तो हम उस सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यता कहेंगे। तो यह सभ्यता कैसी है? तो हाँ, क्या इसकी खोज कैसे होती है? तो खोज होती है कि जब अंग्रेज भारत में रेल का काम कर रहे थे, रेल की लाइनें बिछा रहे थे। अब रेल लाइन बिछाने के लिए ठेकेदारों को मिट्टी का, ईंट का जरूरत था। तो हड़प्पा एक ऐसी जगह थी कि हड़प्पा में एक टीला पड़ा हुआ था, कहीं पेड़ पौधे उगे हुए हैं, राख पड़ा हुआ है और वहां कुछ ईंटें मिलने लगी। तो उन लोगों ने, ठेकेदार को क्या चाहिए भाई, फ्री का ईंट मिल रहा है, ईंट लेने लगे। लेकिन उसी समय वहां से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, पुरातात्विक सामग्रियां मिलनी शुरू हुई और हुआ कि नहीं भाई, यहाँ एक सभ्यता की संभावना है। तो खोज होता है। तो सबसे पहले इसकी खोज करने वाले में सबसे पहले इस पर ध्यान देने वाले थे कनिंघम। ये क्या थे? पुरातत्ववेत्ता थे, पुरातत्ववेत्ता। पुरातत्ववेत्ता का मतलब है आर्कियोलॉजिस्ट। लेकिन इन्हें वहां से जो मुहरें प्राप्त हुई, जो मुहरें यहाँ से इन्होंने मुहरें निकाला, तो ये मुहरें क्या थी? इस पर कुछ शब्द भी अंकित थे, कुछ अक्षर अंकित थे। तो इन ये उसको अच्छी तरह क्लासिफाई नहीं कर पाए, उसको समझ नहीं पाए और कहा कि नहीं भाई, हो सकता है कि ये अशोका या मौर्य काल का हो। तो उन्होंने नहीं किया। अब आते हैं कनिंघम के बाद मार्शल। तो मार्शल साहब ने इसे पृथक भी किया और इसकी खुदाई कराई और इसका इसका व्यापक खोज किया। कहा कि नहीं, यह एक बहुत पहले की, किसी दूसरे सभ्यता से इसका संबंध नहीं है, बहुत पहले से एक अत्यंत विकसित सभ्यता है। तो कनिंघम साहब ने किया। अब उसी तरह से राय बहादुर, राय बहादुर साहनी, आर के चौधरी, आर के चौधरी, राम लखन दास,
लखन। तो यहाँ हम देखते हैं क्या कि राम लखन दास। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये राय बहादुर सैनी है, आर.के. चौधरी है, राम लखन दास है। ये तो भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे, मार्शल विदेशी थे। तो नतीजा हुआ कि कुल खुदाई से यहाँ लगा कि नहीं भाई, यह एक भव्य सभ्यता थी। अब इस सभ्यता को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। तो अलग अलग नामों से क्यों जानते हैं, उसकी थोड़ी चर्चा कर लें, यहाँ जरूरी है। तो सबसे पहली खुदाई जो की गई वो हड़प्पा युग में, इसीलिए इसको हम हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा की सभ्यता, ठीक है भाई। सिंधु नदी के सिंधु नदी घाटी में था, नदी घाटी इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। अब इंडूज भी उसको बोलते थे। इंडूज मतलब विदेशी लोग उच्चारण हमारे जगहों का ठीक से नहीं कर पाते थे, तो सिंधुज को इंडूज बोले। आईबीसी बोला ताकि नहीं भाई ये इंडियन वैली सिविलाइजेशन है। तो अलग अलग नामों से, कुछ लोग तो मोहनजोदड़ो के नाम से भी जानते हैं, मोहनजोदड़ो। तो ये जो सभ्यताएं हमारी मिली, सभ्यता मिली, ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसके प्रमुख दो शहर थे। और ये दोनों आज पाकिस्तान में, तब तो पाकिस्तान बटा ही नहीं था, तब तो केवल मेरा भारत था। तो ये दोनों, लेकिन ये व्यापक जगह पर फैला हुआ था। आप इस मैप से देख सकते हो कि भाई ये कैसे फैला हुआ है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के ये हिस्से, तो ये एक बहुत व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है। आप इसको गौर से देखिए, अफगानिस्तान में फैला हुआ है, पाकिस्तान में फैला हुआ है, पूरे पाकिस्तान में, और भारत के बहुत बड़े हिस्से में, ये महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर तक यह सभ्यता फैला हुआ है। तो यह एक बड़ी भव्य सभ्यता थी। अब अगर फैलाव की बात हम करें, इसके विस्तार की बात करें, भौगोलिक विस्तार की बात करें, तो देशों के नाम पर ये कहां कहां आ गया भाई? पाकिस्तान में था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। और भारत में भी देखें कि भारत में ये जम्मू से लेकर, जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, हिमाचल में है, हिमाचल में है, ये आपके राजस्थान में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आपको ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये पूरे फैला हुआ है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां भी, चूंकि पश्चिमी पंजाब जो था, उसको वो पाकिस्तान का हिस्से का पंजाब है। बंटवारा में पंजाब का आधा आधा टुकड़ा हुआ था, आपको मालूम होगा। तो जो पूर्वी हिस्सा है वो भारत में है, तो उसे हम लोग केवल पंजाब कहते हैं। तो ये वहां के पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, ये सारे जगह ये फैले हुए हैं। तो इसका विस्तार तो काफी बड़ा था। और क्षेत्रफल के हिसाब से कहें तो 31.3 मिलियन मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इतने बड़े बड़े तो आज कई देश भी इससे छोटे। इतने भाग में हमारी हड़प्पा की सभ्यता फैली हुई थी, इससे छोटे छोटे तो वहां देश हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अब हम कहते हैं कि इस सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? तो कहता है कि यह एक नगर सभ्यता थी। ये क्या थी? नगर सभ्यता। यानी यहाँ शहरों का बड़े उन्नत तरीके से विकास। और क्या था भाई कि यह क्या है, मेसोपोटामिया का समकालीन है। मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया सभ्यता का समकालीन, सभ्यता का समकालीन।
और क्या है, ये क्या है, चेकोलिथिक, चेकोलिथिक, सैल खड़िया, सैल खड़िया सभ्यता। तो इस तरह से इस सभ्यता की कुछ खास विषय बातें थी। अब हम देखते हैं कि इन विशेषताओं के साथ साथ यहाँ नगरों का विकास हुआ। तो ये नगर कैसे, तो जब हम कहता है कि यहाँ क्या थी कि एक नियोजित नगर था, नियोजित, नियोजित नगर, यानी प्लान्ड सिटी, प्लान्ड। तो ये प्लान्ड सिटी कैसे थी, तो यहाँ के जो शहर, ये जो नगर है, ये दो भागों में बटे थे। ये कहा कि निचला हिस्सा, निचला हिस्सा और दो, ये क्या था कि निचला हिस्सा आवासीय क्षेत्र। तो इन आवासीय क्षेत्र में पक्के ईंटों के बने मकान थे और मकान भी भव्य थे। प्रत्येक मकान में क्या है कि आंगन है, आंगन है। तो ये आंगन क्या था कि उस परिवार के सारे आंतरिक गतिविधियों का ये सेंट्रल और फोकल पॉइंट था। उसके बाद में क्या है कि इसमें स्नानागार थे, स्नानागार, शौचालय, रसोई और ये पानी, पानी के लिए कुआं का प्रयोग होता था। तो पानी के लिए हर घर में क्या है, पानी है। हर घर में क्या है, रसोई है। हर घर में क्या है, शौचालय है। हर घर में क्या है, स्नानागार है। हर घर में क्या है, आंगन है। और इसको ऐसा पर्दा नशीन बनाया गया था कि बाहर सड़क पर चलने वाले लोग अंदर की गतिविधियों को नहीं देख सके। इसमें खिड़कियां भी नहीं थी, खिड़कियां काफी ऊंचाई पर थी, पीछे के साइड में थी। तो इस तरीके से ये हिस्सा इनका बनाया गया था। आंगन भी कैसा था, ईंटों का सोलिंग किया हुआ, यानी जिसमें कीचड़ नहीं। अगर बारिश का पानी आता भी है, नालियां थी, हर घर से नाली यानी गंदा पानी निकलने का और वर्षा के पानी निकलने का साधन था। तो आप सोचो कि लोग अपनी जरूरत को, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कितनी बड़ी योजना बनाई। आज भी हम भारत की ही देख लो, तो भारत में क्या हो रहा है कि नहीं भाई, घर घर क्या चाहिए, जल चाहिए। घर घर क्या चाहिए, नल चाहिए। आने जाने के लिए सड़कें चाहिए। उसके बाद में क्या चाहिए, नालियां चाहिए। कचरा का प्रबंधन होना चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था। ये सारे प्रबंध तो इन लोगों ने कर ही रखे। और दुर्ग क्या थे कि सामुदायिक, सामुदायिक। अब इस सामुदायिक भवन में क्या था भाई, कहीं कहीं तो मीटिंग हॉल भी देखी गई है, मीटिंग हॉल जैसा कुछ बना हुआ है। महास्नानागार, महास्नानागार। अब आप कहेंगे कि यहाँ हर घर में ये क्या है, स्नानागार है, तो यहाँ महास्नानागार, या यहाँ लोग सामुदायिक स्नान, सामुदायिक स्नान का। अच्छा, ये जो महास्नानागार है, एक चौकोर तालाब था जिसमें लोग सामूहिक रूप से किसी विशेष अवसर पर नहाते, और इसके किनारों पर, इसमें दोनों तरफ से पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। और किनारे पर क्या थे कि छोटे छोटे कमरे कपड़ा बदलने के लिए। तो इतिहासकारों का, विश्लेषकों का यह मानना है कि यह जो स्नानागार बने थे, यहाँ जो छोटे छोटे कमरे बने थे, जब वहां स्त्रियां स्नान करती थी तो वो पर्दा में रहकर ही अपने कपड़े बदल सकती थी। तो कितनी ऊंची सोच थी इनकी। तो यह सभ्यता ऐसी थी। तो यह तो हुई नगरों की बात। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जो तथ्य यहाँ से मिले हैं, खिलौने मिले, आभूषण मिले, सौगृह मिले, खेती के प्रबाद मिले, अन्न मिले, तो तमाम चीजें मिली है। तो आप उन चीजों को ध्यान दें, और आप जितने इससे प्रश्न पूछेंगे, यह अपने बारे में उतनी ही स्पष्ट जाएंगे। तो दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे कि सभ्यता में और क्या क्या था और कैसे हुआ। तो दोस्तों, आप इस चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इतिहास का धन्यवाद।